हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर 15 एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट। सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is a type of machine learning where the model learns from labeled data? कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहाँ पे मॉडल को लेबल के लिए डेटा से सीखता है? तो आंसर है ए, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है कि एक मशीन लर्निंग का एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे एक मॉडल में लेबल किए गए डेटा सेट को शिक्षित किया जाता है या ट्रेन किया जाता है। जैसे कोई भी हमने डेटा सेट लिया और उसको हम जब ट्रेन करेंगे तभी इसके बाद फिर वो मशीन लर्निंग के थ्रू आपको शो किया जाएगा या मशीन लर्निंग के थ्रू आपको इनपुट आउटपुट दिया जाएगा इसके साथ। हाँ, तो इसका आंसर है सुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट है, इन NLP व्हाट डज टोकनाइजेशन रिफर टू? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में और अन्य तत्वों में आप इसको विभाजित कर सकते हो। तो इसका आंसर है ए, मीन्स स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू विजुअल वर्ड और फ्रेजेस। तो अब हम पढ़ते हैं कि NLP का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मतलब टेक्स्ट को एक मशीन रीडेबल फॉर्म में बदलने के लिए इसमें हेल्प मिलती है, जहाँ पे आगे की प्रोसेसिंग या विश्लेषण और मॉडलिंग की जा सके। तो NLP का ये मतलब है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो AI कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में स्टार्ट हुआ था? तो ये है 5th जनरेशन, मतलब जो अभी जनरेशन चल रही है ये अभी AI का ही है। तो AI में मतलब जैसे मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स, NLP, ये सारी जो शुरुआत हुई है ये 5वीं CAD के कंप्यूटर में की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन AI कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए AI कैसे योगदान दिया है? तो यहाँ पे आंसर है डी, मीन्स बाय कंट्रोलिंग ट्रैफिक एंड एनहेंसिंग सिक्योरिटी थ्रू इम्प्रूव्ड क्राउड मैनेजमेंट। मतलब बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करके और सुरक्षा को बढ़ा के आप AI का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा बढ़ाना और आपातकालीन सेवाओं को दक्षता बढ़ाना, रियल टाइम डेटा से एम्बुलेंस मिलाना और या फायर ब्रिगेड। तो ये सारी सुविधाएं AI के थ्रू ही डेवलप की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल्फ इफिशिएंसी? तो कौन सा कथन सत्य है आत्म प्रभावितता के लिए? तो आंसर ए, मतलब इट इन्वॉल्व्स कॉन्फिडेंस इन वंस विन एबिलिटीज़ एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किसी भी अपनी क्षमताओं पे विश्वास और निर्णय की जिम्मेदारी लेना शामिल होता है सेल्फ इफिशिएंसी में। और ये एक धारणा दी गई थी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजर्शन रीजन। अजर्शन मतलब भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र AI को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह AI सक्षम मशीनें अपना रहा है। कारण दिया है, AI नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, MRI स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है। तो ऑलमोस्ट दोनों ही इसके सही होंगे। सी, एजर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो अभिकथन जो ए दिया हुआ है इसमें कि मतलब डॉक्टरों की जगह AI सक्षम मशीनें अपना बना रहा है, बल्कि ये बयान आंशिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स भी ऑफ कोर्स इलाज करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारी जो डॉक्टर्स हैं वो हटा करके AI यूज़ करें। जैसे कभी ऑपरेशन करना है तो सारा कुछ AI नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई ये इसका जो अभिकथन है वो गलत है, और जो कारण दिया है वो इसका सही है कि AI की तरह आप MRI स्कैन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड कर सकते हो, एक्सरे वगैरह इन सब की तरह किया जा सकता है। नेक्स्ट है अजर्शन रीजन।
एजेशन मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकती है। और कारण है AI रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। तो जो इसके एक एजेशन और रीजन है दोनों सही हैं कि मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट में उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए AI का उपयोग करती है और जो उपयोगकर्ता की जो गतिविधियाँ होती हैं, डेली रूटीन्स, पसंद और जो भी इंटरेक्शन है वो उन सभी डेटा बिंदुओं का विश्लेषण भी करती है ताकि जो कंटेंट दिखाया जाना है वो एल्गोरिथम पे काम करे। जैसे आपने कोई चीज़ बोली या किसी चीज़ के बारे में सोचा या फिर कुछ भी वर्ड यूज़ किया या सर्च किया तो फिर एल्गोरिथम क्या काम करता है कि वो आपको वही कंटेंट दिखाता है, चाहे वो आप यूट्यूब खोलो या फिर इंस्टाग्राम खोलो। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी अपने लाइफ में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट AI आर ट्रू। तो AI का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी हैं। AI ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड तीनों दोनों ऑप्शन सही हैं। एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए AI यूज़ होता है और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए भी AI का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिजेंबल रोबोट्स आर कॉल्ड। तो जो ह्यूमन जैसे दिखते हैं रोबोट्स उनको बोलते हैं ह्यूमनॉइड। आंसर है सी। नेक्स्ट है AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती। तो आंसर है सी मतलब पर्ल। आमतौर पर जो भाषा यूज़ नहीं की जाती वो पर्ल है, जबकि पाइथन, लिस्प, प्रोलॉग इन सबको यूज़ किया जाता है और पर्ल को AI के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बिग डेटा प्रोसेसिंग। तो बिग डेटा क्या है, उसमें 3V का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। कुछ इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3V ऑफ बिग डेटा। तो फिर इसका आंसर है बी विजिबिलिटी। विजिबिलिटी 3V में शामिल नहीं है, जबकि वैरायटी, वेलोसिटी और वॉल्यूम बिग डेटा के 3V में शामिल होते हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग में डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। तो आंसर है डी स्केलेबिलिटी। जो बिग डेटा प्रोसेसिंग होती है उसमें स्केलेबिलिटी वो क्षमता होती है जहाँ पे किसी भी सिस्टम या प्रोसेस को बढ़ती हुई डेटा या वॉल्यूम को उपयोगकर्ता की मांग को कुशलतापूर्वक संभालने की अनुमति दी जाती है और ये सुनिश्चित करती है कि सिस्टम को अधिक संसाधन तक कैसे बढ़ाया जाए या उसमें कंप्यूटर पावर या स्टोरेज नेटवर्क क्षमता कितनी दी जाए ताकि कोई भी कार्य क्षमता में कोई भी प्रॉब्लम ना हो या कोई भी इफेक्ट ना करे। तो इसका आंसर है डी स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which open source framework is widely used for storing or processing large data set in a distributed computing environment। तो आंसर है ए अपाचे हडूप। तो अपाचे हडूप जो होता है वो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में जो बड़े बड़े डेटा होते हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और इसके लिए आप प्रोसेसिंग करते हैं। ये HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को यूज़ किया जाता है जहाँ पे आप बड़े डेटा सेट को वितरित कर सकते हो और समानांतर रूप में आप संसाधित करने पे सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है। तो इसका आंसर है बी नाम नोड। नाम नोड जो होता है वो HDFS में मास्टर नोड का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो कौन सा डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता होती है। तो आंसर है ए मतलब वेरासिटी, सत्यता। तो इसमें जो 4 पहलू होते हैं वेरासिटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी, तो इसमें ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू शेयर सेंसिटिव पेशेंट data securely between department, which of the following is the most secure method? तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा मेथड सिक्योरली यूज़ किया जाता है? तो आंसर है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का यूज़ करके आप सिक्योरली और इम्यूटेबल रिकॉर्ड को आप रख सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक डेटा रेप्लिकेशन। तो उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट है अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? तो जो अपाचे हडूप फ्रेमवर्क है उसका जो लैंग्वेज यूज़ की है वो है जावा। नेक्स्ट टॉपिक आता है डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन बेसिक मशीन लर्निंग स्टेप? तो सबसे पहले डेटा इनपुट आता है, देन एब्स्ट्रैक्शन, देन जनरलाइजेशन। तो मशीन लर्निंग में जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले डेटा को इनपुट किया जाता है, डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर मॉडल में इनपुट किया जाता है, फिर डेटा में जो भी फीचर्स होते हैं उसको निकाल के मॉडल को ट्रेन करते हैं, इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्शन। फिर मॉडल को ट्रेन करने के बाद जो भी नया डेटा प्रदर्शित करते हैं उसको जनरलाइज वे में आप शो करते हो। तो इसका बेसिकली जो फॉर्मेट हुआ, डेटा इनपुट, देन एब्स्ट्रैक्शन, देन जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक पर्यवेक्षित अधिगम मतलब लेबल किए गए इनपुट आउटपुट युग्म से अधिगम। अपर्यवेक्षित अधिगम मतलब लेबल किए गए डेटा के बिना अधिगम। सुदृढ़ीकरण अधिगम मतलब परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अधिगम। अर्धपर्यवेक्षित मतलब लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा से अधिगम। इसमें आप यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम 21 असर्शन रीजन। 21 में असर्शन है रिइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व एजेंट लर्निंग ऑप्टिमल बिहेवियर थ्रू ट्रायल एंड एरर। रीजन दिया है रिइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम दे लाई सोलली ऑन सुपरवाइज्ड लेबल प्रोवाइडेड बाय एन इंस्ट्रक्टर। तो असर्शन और रीजन इसमें जो है असर्शन सही है बट रीजन गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है जैसे रिइंफोर्समेंट जो होता है सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से व्यवहार किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। और इसमें होता है कि जो शुद्धिकरण सीखने के लिए एल्गोरिथम होती है वो पर्यवेक्षित लेवल पे निर्भर नहीं करती है, जबकि जो अनसुपरवाइज्ड जो सुपरविज़न होता है वो रिवार्ड सिग्नल के आधार पे काम करता है। इसीलिए जो अभिकथन ए सही है बट जो आर रीज़न है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन मशीन लर्निंग बी लीवरेज्ड टू इनहेंस साइबर सिक्योरिटी डिफेंस। तो साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? तो आंसर है बी मतलब बाय आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल पैटर्न एंड एनॉमली दैट मे इंडिकेट साइबर थ्रेट्स, मतलब असामान्य पैटर्न और विसंगति को पहचान के जो साइबर खतरे होते हैं उसका संकेत दिया जाता है इसके थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर लर्निंग व्हाट इज प्रोसेस ऑफ adopting a pre-trained model to a new related task called। तो इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। मतलब फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि किसी नए या संबंधित कार्य के पहले किसी भी मॉडल को प्रशिक्षित करने की अनुकूलन प्रक्रिया करना। और इसमें एक मॉडल शामिल होता है जहाँ पे आप एक बड़े सामान्य डेटा सेट को प्रशिक्षित करते हैं, फिर इसको एक छोटे छोटे डेटा सेट के रूप में प्रशिक्षित करते हैं, इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। ओके, सो आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मशीन लर्निंग के थ्रू कौन सा कथन सत्य है? तो मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ एआई, मतलब जो मशीन लर्निंग होती है वो एआई का एक उपसमूह है।
तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच प्लेटफॉर्म इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लर्निंग मॉडल को विकसित करने के लिए फ्रेमवर्क कौन से यूज करते हैं? तो आंसर है डी, टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो को मशीन लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ओपन सोर्स मशीन लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आप डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क को भी विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच मशीन लर्निंग मॉडल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर NLP टास्क इन सेंटिमेंट एनालिसिस फॉर डिजिटल फाइनेंशियल रिव्यू। तो इसका आंसर है डी, LSTM मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। तो फिर पूछा है मशीन लर्निंग मॉडल कौन सा यूज़ किया जाता है NLP टास्क को सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू इफेक्टिव में रिव्यू देने के लिए, डिजिटल फाइनेंशियल रिव्यू। तो आंसर है डी, LSTM। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मशीन लर्निंग कंप्राइजेज दैट यूजेस डेटा टू लर्न। मशीन लर्निंग में क्या शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है? तो आंसर है सी, मतलब एल्गोरिथम के थ्रू ही आप किसी भी डेटा को सिखा सकते हैं, उसको कैसे उपयोग करना है। ठीक है, मशीन लर्निंग जो होती है एल्गोरिथम डेटा के उपयोग करके पैटर्न्स और जो उसमें जो रिलेशन होते हैं उन डेटा के बीच में ये पहचानते हैं। फिर इन जानकारियों का उपयोग करके जो फ्यूचर में डेटा होता है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो आंसर है सी, एल्गोरिथम। नेक्स्ट है, के मीन्स एल्गोरिथम एक कौन सी एल्गोरिथम है? तो ये एक के मीन्स एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम होती है जहाँ पे डेटा को कुछ भी समूह में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस लेबल्ड डेटा व्हाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस अनलेबल्ड डेटा। ये इसका मेन डिफरेंस होता है कि सुपरवाइज्ड में लेबल डेटा को यूज़ करते हैं और अनसुपरवाइज्ड में अनलेबल्ड डेटा को यूज़ किया जाता है मॉडल को क्रिएट करने में। नेक्स्ट है, मशीन लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सी मतलब 1 2 3 तीनों कथन सही है। तो पढ़ते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग रिक्वायर लेबल डेटा। हाँ, भी पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही है। अनसुपरवाइज्ड आइडेंटिफाइज पैटर्न विदाउट लेबल। हाँ, बिल्कुल सही है, अनलेबल डेटा को यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व फीडबैक थ्रू रिवार्ड्स और पेनल्टी। तो ये भी सही है। इसको ये रिइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व करती है फीडबैक को थ्रू रिवॉर्ड्स और पेनल्टी। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि ये बड़े लेवल वाले डेटा सेट को तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग छोटे लेवल वाले और बड़े अनलेवल डेटा के संयोजन के लिए किया जाता है। ये सेमी सुपरवाइज्ड का मतलब होता है। तो आंसर इसका 1 2 3 तीन ही हुए। नेक्स्ट टॉपिक है IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT architecture and IoT gateway primarily act as a bridge between sensor and cloud। मतलब IoT में आप मेनली सेंसर्स और क्लाउड का ही यूज़ करते हो। तो आंसर है ए, सेंसर्स। गेटवे जो होता है वो सेंसर से डेटा को कलेक्ट करता है और उसको संसाधित करता है, फिर उस डेटा को आगे के जो विश्लेषण और स्टोरेज के लिए क्लाउड पे भेजता है। ठीक है, फिर जहाँ पे जो भी उपकरण होते हैं उसको कलेक्ट करके नेटवर्क के से जोड़ने के बाद इसके प्रोटोकॉल के बीच में अनुवाद करने की भी मदद करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं सेंसर के थ्रू IoT में। एक्सपेंड IIoT मतलब है कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको आप औद्योगिक क्षेत्र में यूज़ करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मशीनों और प्रोसेस को स्मार्ट और ऑटोमेटेड फॉर्म में बनाने के लिए IIoT का यूज़ करते हैं। ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्लूटूथ प्राइमरली यूज टू ट्रांसमिट डेटा। तो डेटा संचित करने के लिए ब्लूटूथ को मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? तो आंसर है ए, रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो जो हम लोग आमतौर में यूज़ करते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस,
तो उसमें बेसिकली कौन सी फ्रिक्वेंसी होती हैं, तो वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी। और जो ब्लूटूथ होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पे काम करता है। नेक्स्ट है विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी known for its low power consumption and long range connectivity making it popular in IoT। मतलब कम बिजली की खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए कौन सी संचार टेक्निक को जाना जाता है, तो इसका आंसर है LoRaWAN, मतलब लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें बिजली की कम खपत होती है और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें LoRaWAN है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर प्राइमरली यूज्ड इन स्मार्टफोन टू डिटेक्ट रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी thereby enhancing गेमिंग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन। तो इसमें यूज करते हैं ऑप्शन डी, मतलब जायरोस्कोप का। तो जायरोस्कोप की तरह सेंसर जो होते हैं स्मार्टफोन में रोटेशन या कोडी वेग को पता लगाने के लिए किया जाता है। और जो ऑगमेंटेड रियलिटी, तो जैसे सेंसर गेमिंग हो गए, ये AR हो गया, इनके लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर है डी, जायरोस्कोपिंग। नेक्स्ट है व्हाट डज द RFID स्टैंड फॉर। तो इसमें RFID का मतलब क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 विच ऑफ दीज IoT प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय अमेजोन। तो अमेजोन के द्वारा कौन कौन से IoT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसका आंसर है AWS IoT को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एन IoT डिवाइसेस। तो इसका आंसर है बी, डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो IoT डिवाइसेस का उदाहरण नहीं है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जबकि फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट थर्मोस्टेट, ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं ये IoT के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT उपकरणों में वायरलेस टेक्निक के लिए आमतौर पे किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ब्लूटूथ, बी। तो वायरलेस के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो, ब्लूटूथ डिवाइस। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अब इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव यूज टेक्नोलॉजी लाइक AI, IoT, बिग डेटा टू इम्प्रूव अर्बन। तो शहरी जीवन और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल यूज़ की जाती है, AI और IoT बिग डेटा की प्रौद्योगिकी का यूज़ करके। तो इसका आंसर है स्मार्ट सिटी मिशन। आपने पढ़ा होगा स्मार्ट सिटी मिशन मतलब भारत सरकार ने लॉन्च किया था। तो इसमें बेसिकली कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बिग डेटा। तो इसका आंसर है सी, स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ऑफ एल्गोरिथम विद देयर प्राइमरी पर्पस। तो ये है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम रिलेट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ। AES मतलब इनक्रिप्टेड डेटा सिक्योरली, डेटा को सिक्योरली इनक्रिप्ट करता है। किक शॉर्ट मतलब इफ़िशिएंटली सॉर्ट डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करना। पेज रैंक मतलब रैंक वेब पेजेस बेस्ड ऑन रिलेवेंस। नेक्स्ट है assertion रीजन। array is a data type which can store multiple homogeneous data element। सही है। element of array are stored in an indexed manner starting with 0। तो ये भी सही है। तो दोनों रीजन सही हुए, assertion और रीजन दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज laid the groundwork for modern programming paradigm. These are the following features is most closely associated with evolution towards operating object-oriented programming। तो इसका आंसर है डेटा इनकैप्सुलेशन एंड मॉड्यूलरिटी। तो जो ऊप का मेन उद्देश्य होता है वो है वास्तविक दुनिया की इकाई को प्रोग्रामिंग में मॉडल करना। और इसमें जो विशेषताएं होती हैं तो ये आता है इसमें इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉड्यूलरिटी। तो इसका आंसर है बी, मतलब डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following refers to an object hiding its attribute behind its operation? तो कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करता है जो अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखता है? तो इसका आंसर है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि किसी क्लास के वेरिएबल या डेटा को किसी अन्य क्लास से छिपाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अटैचिंग अ मैसेज टू अ मेथड एट रन टाइम? मतलब किसका मतलब होता है कि रन टाइम पे आप संदेश को संलग्न करना है? तो उसका आंसर है डायनेमिक बाइंडिंग। तो रन टाइम के दौरान जो होने वाली बाइंडिंग होती है उसे हम बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। इसको हम लेट बाइंडिंग या इन टाइम बाइंडिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक श्रेणियों की सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो पहला स्वदेशी ऐप कौन सा था? आंसर है डी, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। तो इसको लॉन्च किया गया मतलब पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर होता है जहाँ पे 962 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? तो आंसर है सी, कंस्ट्रक्टर। मतलब ये एक मेथड होता है जहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इसमें किया जाता है, ठीक है। तो जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो अब कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। तो इसका उपयोग ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट के लिए प्रारंभिक मान सेट करने के लिए भी किया जाता है। तो मतलब क्लास नेम के समान होना चाहिए कंस्ट्रक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसे ओवरलोड किया जा सकता है? तो ओवरलोड के लिए फंक्शन यूज़ करते हैं जैसे कि void में फंक्शन int, void में फंक्शन int a और void में फंक्शन int a, int b। तो आंसर हुआ डी, फंक्शन। निम्न में क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन भाषा नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर है सी, जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो है पर्ल, रूबी, पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉटसन कंप्यूटर निम्न में किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो वॉटसन कंप्यूटर है IBM कंपनी का। IBM कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और ये एडोबी नामक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा बनाया गया था इसको। नेक्स्ट है जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावे के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? तो इसका नाम है एक और यात्रा। इसके थ्रू ईस्ट कोस्ट रेलवे के इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेवाएं या सूचनाएं प्रदान करने के लिए किया जाता था। इसके थ्रू जो पुरी में त्यौहार का गवाह बनने के लिए जो श्रद्धालु थे उसके थ्रू अच्छे से लाभ उठा पाए उसका यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आंसर है A@, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जबकि C++, C# एंड Objective-C ये तीनों ही कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता बच्चों का पता लगाने और उन पर निगरानी करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका नाम है रीयूनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ओरेकल RDBMS। ओरेकल RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ था नोएडा में। आंसर है डी, 29 जुलाई 2018 को नोएडा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसको एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा का योजना आरंभ की? ट्विटर सेवा की योजना यूपी के द्वारा 8 सितंबर 2016 को लॉन्च की गई थी। तो नेक्स्ट है भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी मोदी
टेल्स्ट्रा कंपनी के द्वारा। तो 31 जुलाई 1995 में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने नरसिम्हा राव सरकार के टेलीकॉम मंत्री सुखराम को मोबाइल कॉल पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर है मोदी टेल्स्ट्रा। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसका आंसर है लोटस। लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जबकि फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल ये तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं नक्शा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? तो इसका आंसर है एडा। एडा जो होती है वो लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, एक समान त्रुटि पता लगाने का कोड CRC का फुल फॉर्म क्या है? तो CRC का फुल फॉर्म है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये व्यावसायिक कार्यों के लिए, जैसे कॉमन बिजनेस होते हैं उन सब के लिए यूज़ किया जाती है, फाइनेंस वगैरह के लिए। तो कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो जटिल गणनाओं के लिए फोर्ट्रान का यूज़ करते हैं। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इसका आविष्कार मतलब स्टार्ट हुआ था, विकसित किया गया था इसका विकास 1950 में JW बेकर्स के द्वारा, जो कि एक जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और अंकगणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का कंप्यूटर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।